हाँ जी, तो उनमें है सबसे पहले हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अलावा क्लोरीन एंड ब्रोमीन गैसेज हैं। हाइड्रोक्लोरो ब्रोमीन वैसे लिक्विड होती है, क्लोरीन गैस होती है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है और कार्बन भी होते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs हैं और हेलोन्स गैसेज हैं। तो हम यहाँ पे डायग्राम में देखिए हमारे पास क्या है, ये यूवी एनर्जी है, रिमूव्स क्लोरीन एटम फ्रॉम CFC मॉलिक्यूल। जितने हमारे पास की पोल्यूटेंट्स हैं, CFCs हैं, HCFCs हैं, सॉरी ये CFCs हैं, HCFCs हैं, VOCs वगैरह हैं। ज्यादातर CFCs और HCFCs की वजह से क्या होता है कि यूवी एनर्जी जो सन से आ रही है, यूवी भी वो इन पार्टिकल्स पे पड़ती है, इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे पड़ती है या हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन्स पे पड़ती है। पढ़ के क्या करती है, ये एक क्लोरीन का एटम वहां से निकलवा देती है, नेसेंट क्लोरीन, ये फ्री रेडिकल क्लोरीन हमारे पास जनरेट हो जाता है। यहाँ पे पीछे हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड रह गया, सॉरी कार्बन ट्राइक्लोराइड रह गया है, और इधर हमारे पास एक फ्री रेडिकल का क्लोरीन का जनरेट हो गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करता है, ये देखें, ये यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल ब्रेक्स बॉन्ड इन ओजोन मॉलिक्यूल। ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल है O3 होता है, इस बॉन्ड को ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बॉन्ड ब्रेक कर देता है और खुद क्लोरीन के साथ बाइंड हो जाता है, क्रिएट्स क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड डायटोमिक ऑक्सीजन। तो उससे हमारे पास ClO यानी कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस, ये O2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। दिस O2 इज नॉट O3, क्योंकि ये O3 नहीं है, O2 में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है। अब ये जो हमारे पास ClO हैं, ये मजीद आगे रिएक्शन को जारी रखते हैं, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा रिएक्शन होता रहता है। और वो कैसे होता है कि ऑक्सीजन एटम इन एटमॉस्फेयर, अब ऑक्सीजन एटम जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मौजूद है वो क्या करता है, यहाँ पर आके इस बॉन्ड को तोड़ देता है। इस बॉन्ड को जब तोड़ता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, ब्रेक्स बॉन्ड इन क्लोरीन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। हमारे पास ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सीजन गैस बन जाती है और साथ में क्लोरीन का फ्री रेडिकल दोबारा से बन जाता है। ये O दोनों आपस में मिल जाते हैं और ये क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल दोबारा से जनरेट हो गया। अब ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ये दोबारा से यही काम करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखें आप कि हमारे पास सनलाइट की वजह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनमें से भी फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, और जब एक दफा फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है तो वो बार बार दोबारा से रीजनरेट होता रहता है और इस तरह साइकिल चलता रहता है। तो अगर एक मॉलिक्यूल भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का हो या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का हो तो इट कैन लीड टू डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। तो ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन करवा सकता है। देखिए इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के टूटने से हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गया है और वो फ्री रेडिकल जो है वो खत्म नहीं हो रहा, वो बार बार रीजनरेट होता जा रहा है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन, elevated concentration of chlorine and bromine in upper stratosphere is responsible for the destruction of ozone। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बिल्कुल उसी तरह क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट कर लेते हैं। फ्री रेडिकल जनरेट होने के बाद क्या होता है, सिंपली वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, ओजोन में ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, वहां से O2 बना देता है और दोबारा से हमारे पास ClO बन जाता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। दिस ClO अगेन टूट जाता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल दोबारा से रीजनरेट हो जाता है हमारे पास, और ऑक्सीजन जो है, जो ये एक ऑक्सीजन बचता है वो O2 के साथ बाइंड हो जाता है। तो elevated concentration of chlorine and bromine in upper stratosphere is responsible for the destruction of ozone। When exposed to ultraviolet radiation, जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ एक्सपोज होते हैं तो फ्री क्लोरीन एटम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कब से बोल रही हूँ और मेरा माइक के पीछे से म्यूट हुआ हुआ। चलिए मैं आप लोगों को दोबारा से बताती हूँ। अच्छा जी, ओजोन डिप्लीशन हम लोग कर रहे हैं। ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से ओजोन डिप्लीशन होती है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं मेरे, हाँ जी मैम ये आपने बढ़ा दिया जब आपने स्लाइड आवाज फोर खोली, कहाँ से आवाज अब म्यूट?
बेटा मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हो। मैम ये आपने पढ़ा दिया था जब आप स्लाइड 4 खोली थी आपने, वहां से आपकी आवाज म्यूट हुई थी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो क्लोरीन और ब्रोमीन के एलिवेटेड लेवल जो हैं, मैम फिर माइक म्यूट हो गया आपका। आप लोगों में से कोई स्टूडेंट प्रेजेंट तो नहीं कर रहा? 2 मिनट ठहरे बेटा। ओके, अगर अभी म्यूट हो तो आप लोग मुझे फौरन से बता दीजिएगा, ठीक है, अपना माइक ऑन करके, क्योंकि मैं भी चैट नहीं देख रही हूँ। ओके, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी मैम आ रही है आवाज। ओके यस मैम। ओके ओके, तो जैसे हमने अभी पहले पिछली स्लाइड में देखा है, मैं अब उसको खोलूंगी नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहां पे ऑडियो का थोड़ा इश्यू है, फिर माइक शायद बंद ना हो जाए। अच्छा जी, तो अब क्लोरीन अगर हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होगा या ब्रोमीन हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होगा तो यूवीए यूवीबी रेज इजीली उसमें पेनिट्रेट कर जाती हैं और उसको फ्री रेडिकल बना देती हैं। फ्री रेडिकल जैसे जनरेट होता है तो वो फ्री रेडिकल ओजोन 3 O3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाता है, O3 O2 में कन्वर्ट हो जाती है, साथ में हमारे पास क्लोरीन मोनोऑक्साइड या ब्रोमीन मोनोऑक्साइड इस तरह टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स अगेन किसी ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और दोबारा से क्लोरीन फ्री रेडिकल या ब्रोमीन फ्री रेडिकल हमारे यहाँ जनरेट हो जाता है। तो जब ये जनरेट हो जाता है तो दोबारा से साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। Elevated concentration of chlorine and bromine in upper stratosphere is responsible for the destruction of ozone. When exposed to ultraviolet radiation, जब क्लोरीन और ब्रोमीन पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं, फ्री क्लोरीन एटम रिलीजेस दैट रिएक्ट्स विद O3। तो फ्री क्लोरीन एटम जिसको हम फ्री रेडिकल भी कहते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल जिसपे एक इलेक्ट्रॉन, एक इजाफी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो फ्री क्लोरीन रेडिकल इजीली रिएक्ट करता है किसके साथ? O3 के मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि ओजोन मॉलिक्यूल के साथ। जैसे वो O3 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास O2 बन जाता है, पीछे बचने वाला एक ऑक्सीजन और क्लोरीन का फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देते हैं। अब ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये किसी और एटमॉस्फेयर में मौजूद किसी और नेसेंट ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद O2 वहां पे दोबारा से प्रोड्यूस हो जाता है और Cl का फ्री रेडिकल अगेन रीजनरेट हो जाता है। क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है वो फिर अगला साइकिल स्टार्ट कर देता है और इस तरह क्या होता है, O3 जो है वो डिटेरियोरेट होती जाती है और कन्वर्ट होती जाती है O2 में। O2 इज नॉट O3 एंड O3 इज नॉट O2। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि क्या हो रही है, हमारे ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है। हालांकि दोनों बनी ऑक्सीजन से ही है पर अब वो ओजोन नहीं रही। One chlorine atom can destroy up to 1 lakh ozone molecules. तो एक क्लोरीन का एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उनको डिटीरियोरेट कर सकता है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि एक जो अगर प्रोड्यूस हो गया है तो वही बार बार रीजनरेट होता जाता है और वही बार बार O3 के साथ रिएक्ट करता जाता है। तो उससे ही एक क्लोरीन के एटम से, एक क्लोरीन के फ्री रेडिकल से 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वोलेटाइल कार्बन्स। These are ozone depleting substances. ये भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, फाउंड इन व्हीकल एमिशन। कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ क्या इनका सोर्स है? व्हीकल्स से निकलते हैं, व्हीकल्स के स्मोक से, धुएं से निकलते हैं। बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बाय प्रोडक्ट्स में निकलते हैं। रेफ्रिजरेंट्स एंड एरोसोल से भी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और वोलेटाइल कार्बन्स निकलते हैं। दे आर स्टेबल इन लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर। ये जो लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर है हमारी, यानी कि ट्रोपोस्फेयर और उससे नीचे वाली, नीचे हमारे बिल्कुल जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं उसमें, लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर में ये स्टेबल होते हैं। बट इन स्ट्रेटोस्फीयर जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन,
वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ने से दे ब्रेक डाउन टू रिलीजेस फ्री क्लोरीन एटम। तो ये क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से टूट जाते हैं, टूट के वहां पे दोबारा से फ्री क्लोरीन रेडिकल्स जनरेट कर देते हैं, और फ्री क्लोरीन रेडिकल्स दोबारा से हमें पता है कि वो अपना साइकिल स्टार्ट कर लेगा, O3 के साथ बाइंड हो जाएगा और O3 को O2 में कन्वर्ट कर देगा। इज इट क्लियर? यस मैम। क्लियर? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? ओके, so next is halon gases. Halon gases basically क्या है? Halon chemical compound होते हैं formerly used in fire lighting, जिनको पहले यूज किया जाता था किस लिए? फायर लाइटिंग के लिए। कि जैसे फायर लैंटर्न्स होते हैं, फायर लैंटर्न्स का आपको पता है? फायर लैंटर्न्स ओके, देखी हुई आप लोगों ने या कभी स्लाइड्स में है? कौन सी स्लाइड में है फायर लैंटर्न? यहाँ पे तो किसी में भी नहीं है। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। पहले फायर लैंटर्न्स मैं आपको दिखाती हूँ, फायर लाइटिंग में आपको दिखाती हूँ अभी सर्च करके। आप लोगों के साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कि आप लोगों को स्क्रीन या नहीं। ओके मैम वो जो दिए से होते हैं उड़ते हैं हवा में, उनको कहते हैं? यस, वो छोटे छोटे बालून टाइप होते हैं जो हवा में ऊपर बैलून टाइप होते हैं। हाँ जी, हाँ यस जी, यस यस, समझ वो आ गया। फायर लैंटर्न, वो बेसिकली फायर लैंटर्न्स हैं। तो ओके, ये देखें, आपको इमेजेस नजर आई हैं? दीज आर फायर लैंटर्न्स। नजर आ रहा है? दिस इज द फायर लैंटर्न्स, दीज आर फायर लैंटर्न्स। तो ये बेसिकली फायर लैंटर्न्स हैं। ये आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही? मैम आ रही है मैम। मैम आ रही है। ओके ओके, तो ओके नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हम एक और चीज देख लेते हैं, फायर लाइटिंग को भी देख लेते हैं। आप लोगों को फायर लाइटिंग बेटा लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो। तो दिस इज फायर लाइटिंग कि जो आप रोशनी पैदा करना चाह रहे हो किसकी मदद से? फायर की मदद से। तो पहले फायर लाइटिंग के लिए, इन कामों के लिए हेलोन गैसेस को यूज किया जाता था। हेलोन्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग ब्रोमीन एंड फ्लोरीन एंड 1 or 2 कार्बन्स। तो हेलोन्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर फ्लोरीन या ब्रोमीन प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ 1 या 2 कार्बन प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल ये फ्लोरोकार्बन की तरह ये ब्रोमोकार्बन हैं। किसी को भी शो नहीं हो रही? मैम हमें तो सही हो रही है। मैम हो रही है स्क्रीन शो। नो मैम नहीं हो रही। कितने स्टूडेंट्स को नहीं शो हो रही? मैम मुझे नहीं हो रही। बस एक ही स्टूडेंट है। मैम मुझे भी हो रही। ओके ओके ओके, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं हाँ जी, शो हो रही है सबको? स्टूडेंट्स स्लाइड्स शो हो रही हैं आप लोग? यस मैम। अभी भी किसका नो आ रहा है? बेटा फिर आप अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करें, आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई मसला आ रहा होगा।
या ऊपर जाएं, मेरे वाले नेम पे क्लिक करें, फिर शायद आपके पास सामने स्क्रीन पे स्लाइड्स नजर आ जाए। ओके चलें जी। तो हेलोन्स क्या होते हैं? हेलोन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें ब्रोमीन क्लोरीन ऐड हुआ हुआ होता है और साथ में एक या दो कार्बन एटम्स होते हैं। तो ये बेसिकली ब्रोमोकार्बन्स या फ्लोरोकार्बन्स होते हैं जिनको पहले जमाने में पहले यूज किया जाता था फॉर फायर लाइटिंग, आग वगैरह जलाने के लिए। और डिफरेंट फायर लैंटर्न्स वगैरह या इस तरह की चीजों में जहाँ पे आग जलानी होती थी, किसी भी किस्म की आग जलानी है, तो वहाँ पे हेलोन गैसेस को यूज किया जाता था। अब इसका इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है क्योंकि अब उसकी जगह पे हमारे पास वैसे ही लाइटर्स आ चुके हैं, मैच स्टिक्स हैं, हम अब इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। सबसे इम्पोर्टेंट कि ओजोन डिप्लीशन के बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, हम हमारे जिंदगी पे, हम पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे क्या इफेक्ट्स हैं इसके। नंबर 1, स्किन कैंसर एंड सनबर्न। सबसे बड़ा जो इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट है, बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है ऑन ह्यूमन बीइंग्स, ऑन एनिमल्स, और वो क्या है? स्किन कैंसर्स हैं एंड सनबर्न्स हैं। सनबर्न्स हो जाते हैं क्योंकि यूवी रेज जो है वो डायरेक्टली जब आपकी स्किन पे पड़ेंगी तो खुदा ना ख्वास्ता अगर कैंसर से बचत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर सनबर्न वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा कैंसर्स हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है क्योंकि ये रेज अगर डीपली पेनिट्रेट कर जाएं स्किन के अंदर से तो फिर क्या होगा, ये हमारे डीएनए तक पहुंचकर, हमारे सेल्स में डीएनए होता है ना, हर सेल में डीएनए होता है, तो डीएनए तक पहुंचकर वहां पे हमारे डीएनए को म्यूटेट कर सकती हैं, आयोनाइज कर सकती है, जिसकी वजह से डीएनए अपना काम करना छोड़ सकता है। अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन स्टार्ट हो सकती है और इट मे लीड टू स्किन कैंसर्स और सम अदर कैंसर्स। सेकेंड, आई डिजीजेस। चूंकि आईज भी हमारा मेन एक्सपोज्ड पार्ट होती है हमारी बॉडी का, आईज हमेशा एक्सपोज रहती हैं टू एयर, टू सनलाइट, टू डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस वजह से आइज डिजीजेस भी ओजोन डिप्लीशन की वजह से कॉज हो सकती हैं, जिनमें कैटरैक्ट्स है, आंखों का कैटरैक्ट्स इज लाइक मोतिया, जैसे आंखों की मोतिये की बीमारी होती है उस तरह का है, उस तरह की कैटरैक्ट्स एक बीमारी है। क्लाउडिंग ऑफ अ लेंस, ब्लाइंडनेस, और इसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, मुकम्मल तौर पे आपकी जो बसारत है वो लूज हो सकती है। थर्ड, वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज या बीटा रेज, कॉस्मिक रेज हमारे अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं, और अगर वो सनबर्न या किसी और टाइप पे नहीं निकली तो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर सकती है। इम्यून सिस्टम को कैसे वीक करेंगे? वहां पे भी वो हमारे डीएनए वगैरह को म्यूटेट करके या हमारी कुछ जीन्स के एक्सप्रेशंस को चेक करके, चेंज करके हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा सकती हैं। मैरीन वाटर और इकोसिस्टम में क्या, अच्छा जी, मैरीन वाटर और इकोसिस्टम पे क्या चेंजेस आती हैं ओजोन डिप्लीशन की? चेंजेस इन अल्ट्रावायलेट लेवल्स आर नोन टू अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड नेचुरली द फिश दैट फीड ऑन देम। तो अल्ट्रावायलेट के लेवल्स जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उससे फाइटोप्लैंक्टन जो हमारे एक्वेटिक लाइफ में, एक्वेटिक वाटर बॉडीज में एग्जिस्ट करते हैं, छोटे छोटे अल्जी एंड फंजाई वगैरह या दूसरे प्लांट्स, छोटे प्लांट्स जो वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। जब वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से अफेक्ट होते हैं उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है, और अल्टीमेटली फिश का जो फूड सोर्स होता है वो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये एल्जी वगैरह होते हैं जिनको वो खाते हैं, फिश खाती हैं। इससे अल्टीमेटली क्या होता है? फिश भी अफेक्ट होती हैं। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज आल्सो नोन टू हैव अफेक्टेड द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ फिश, श्रिम्प, क्रैब, एम्फीबियंस एंड अदर एनिमल्स। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डायरेक्टली भी एक्वेटिक एनिमल्स को अफेक्ट कर सकती हैं, और वो किस तरह के? फिश, श्रिम्प, क्रैब और एम्फीबियंस वगैरह। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, जो वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, तो वो एम्फीबियंस हैं। क्रैब हमें पता है झींगे वगैरह, श्रिम्प, ठीक है, और फिश मछली, तो इनकी डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं। जब उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो वो क्या अबनॉर्मल एनिमल्स होंगे, अबनॉर्मल होंगे तो दे कैन नॉट कम्पीट द एक्वेटिक लाइफ, वो एक्वेटिक लाइफ के साथ कम्पीट नहीं कर सकेंगे, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। When this happens, animal in the upper food chain that feed on these tiny fishes are also affected.
तो उससे क्या होता है कि फिर इन छोटे छोटे जानवरों पे, इन छोटे छोटे एक्वाटिक लाइफ पे जो बड़े जानवर, जो बड़ी फिशेज, जो बड़े दूसरे एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स फीड करते हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें फीड नहीं मिल पाती। प्लांट्स पे क्या इफेक्ट होता है? प्लांट ग्रोथ as well as its physiological and developmental processes are all affected negatively. These include the way plants form, the timing of development and growth, distribution of plant nutrients and metabolism etc. तो प्लांट्स पे भी बहुत ज्यादा डायरेक्टली और नेगेटिवली अफेक्ट करती है ओजोन डिप्लीशन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज और कॉस्मिक रेज डायरेक्टली प्लांट्स पे पड़ती हैं। जो वो प्लांट्स पे डायरेक्टली पड़ती हैं तो वहां पे प्लांट की डेवलपमेंट और ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, और इसके अलावा वो प्लांट की फॉर्मेशन को, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट की टाइमिंग को अफेक्ट करती हैं। प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, या प्लांट जो है वो बिल्कुल जल भी सकता है, सूख सकता है, खत्म हो सकता है, डेड हो सकता है। इसके अलावा वो प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं और प्लांट मेटाबॉलिज्म है उसको भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अफेक्ट करती हैं। Effects on biogeochemical cycle. Biogeochemical cycles पे ओजोन डिप्लीशन का के क्या असरात होते हैं? The power of higher UV levels affect the natural balance of gases. चूंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं ये वायलेट हैं, विबग्योर की तरफ अल्ट्रावायलेट, वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अगर आप स्पेक्ट्रम देखें विजिबल लाइट का तो दैट इज विबग्योर। मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखकर दिखाती हूँ, विबग्योर, ठीक है, ये है हमारा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। विबग्योर से ऊपर की तरफ को जितना जाते जाएंगे तो वहां पे शुरू हो जाएंगी इंफ्रारेड रेडिएशंस। आप लोगों को नजर आ रहा है? विबग्योर से पीछे आ जाए, क्यों? मैम आ स्लाइड शो, ओके, तो शो नहीं होने में। ओके, वायलेट से नीचे को आ जाएंगे तो वहां पे शुरू हो जाती हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस। इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। ओके मैम मुझे शो नहीं हो रही साइड। क्यों नहीं शो हो रही? सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं शो हो रही, बाकी सबको शो हो रही है। मैम मैंने दोबारा साइन किया लेकिन फिर नहीं हो रही है। आप ने दोबारा ज्वाइन किया फिर भी शो नहीं हो रही है, ऐसा करें एक मिनट मुझे चेक करने दें।
ओके, अब शो हो रही है आप लोगों को स्लाइड? यस मैम। ओके, चलें जी। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पे क्या इफेक्ट है, मैं आप लोगों को बता रही थी। ये है हमारा विबग्योर, क्या है हमारा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। सबसे पहले होती है वायलेट रेडिएशंस, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड देन रेड। तो विबग्योर के बाद जब विबग्योर शुरू होता है, इस तरफ से इधर को जाते हुए, रेड की तरफ को जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है और रेडिएशन एनर्जी कम होती जाती है। पर उसके उलट अगर आप आर से वी की तरफ को जाओगे, वायलेट की तरफ को मूव करोगे, तो इधर को क्या होता जाता है, वेवलेंथ छोटी होती जाती है जबकि एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उससे भी नीचे आती हैं, उससे भी पहले आ जाती हैं, इसलिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, जबकि इंफ्रारेड रेडिएशंस की रेडिएशन वेवलेंथ ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। इसको नोट कर लें आप। तो जब ये हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, ये हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली जितनी गैसेस प्रेजेंट हैं उनको अफेक्ट करती हैं। द पावर ऑफ हायर यूवी लेवल्स affect the natural balance of gases in the biosphere. Example, carbon dioxide, carbon monoxide, carbonyl sulfide and ozone. तो ओजोन लेयर चूंकि डिटेरियोरेट हुई है, वहां पे O3 कम हो गई, O2 ज्यादा हो जाएगी, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सारी गैसेस का बैलेंस जो है वो खराब हो जाता है नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में, बायोजियोकेमिकल साइकिल में। नेक्स्ट इज वेज टू प्रोटेक्ट ओजोन डिप्लेशन। हम कैसे कैसे कौन कौन से तरीके इख्तियार कर सकते हैं जिनकी मदद से हम ओजोन डिप्लेशन को रोक सकते हैं या उसको मजीद होने से बचा सकते हैं। एक तो अभी हमारे पास रियल टाइम में एक बहुत अच्छी एग्जांपल आई है, दैट इज, क्या है वो एग्जांपल आप लोग मुझे बताएंगे? एक दिन मैंने पहले भी जिक्र किया था इसका। What is that? What is the preventive measure we can use for protecting ozone depletion? हम कौन सा ऐसा प्रिवेंटिव मेजर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि हम ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाएं या उसको प्रोटेक्ट करें? अभी रियल टाइम में ही हमारे पास एक एग्जांपल है, आजकल के दिनों में रिसेंटली। मैम ये जो है लिमिट प्राइवेट व्हीकल ड्राइविंग। यस, तो अगर हम व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल्स को या पब्लिक व्हीकल्स को भी, जो भी है व्हीकल्स को इस्तेमाल करना कम करेंगे तो उससे क्या होगा, फ्यूल कम यूज होंगे तो हमारे पास वोलेटाइल कार्बन्स और दूसरे पोल्यूटेंट्स कम प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट नहीं होगी। और लॉकडाउन की वजह से, चूंकि कोरोना की वजह से सारे ममालिक में ही लॉकडाउन रहा है, और उस लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि ओजोन जो लेयर थी वो काफी हद तक दोबारा से रीप्लेनिश हो चुकी है, उसकी जो डिप्लेशन थी वो काफी हद तक खत्म हो चुकी है, डिप्लेशन अब नहीं रही। तो हम कैसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स। हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम कर दें। लिमिट प्राइवेट व्हीकल ड्राइविंग, प्राइवेट व्हीकल्स को हम कम से कम इस्तेमाल करें। अवॉइड फायर एक्सटिंग्विशर दैट कंटेन ब्रोमाइड हैलोन्स। हम ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल ना करें जिनमें ब्रोमाइड हैलोन्स प्रेजेंट हो या फ्लोराइड हैलोन्स प्रेजेंट हो। अवॉइड यूजिंग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर विच यूज CFC एज कूलेंट। इसके अलावा हम रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, एसीज वगैरह को कम से कम इस्तेमाल करें, चूंकि उनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एज अ कूलेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। अवॉइड प्रेशराइज्ड एरोसोल कैन्स विच यूज CFC एज प्रोपेलेंट। इसके अलावा हमें ऐसे कैन्स जो प्रेशराइज्ड कैन्स होते हैं उनको खोलें तो वो ऐसे एकदम लाइक पॉपेट की तरह वो फटते हैं, तो हमें ऐसे प्रेशराइज्ड एरोसोल कैन्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनमें प्रोपेलेंट बनाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को इस्तेमाल किया जाता है। बैंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन दैट एमिट नाइट्रोजन ऑक्साइड। हमें ऐसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। बेटा अपने माइक्स को ऑफ कर लें। ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो हमें
ऐसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को बैन कर देना चाहिए जिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिलीज हो। यूज इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, इसके अलावा हमें इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि हमारी क्लीनिंग के दौरान भी हम कोई भी ऐसी चीजें इस्तेमाल ना करें जो अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। और उससे ओवरऑल एक पोल्यूटेंट से ओवरऑल बैलेंस खराब हो जाता है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हमारी सारी किस्म की चीजों को अफेक्ट कर रहा होता है, हमारी ओजोन को भी अफेक्ट कर रहा होता है, हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट कर रहा होता है, किसी ना किसी तरह से वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर जाता है। दीज आर रेफरेंसेस, यहाँ से ये लेक्चर प्रिपेयर किया गया है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन ये है, एक मैंने पूछना ये था कि ओजोन डिप्लीशन की जो आपने बताई है कि उसको अवॉइड करने के लिए उसको जो मेजर्स हैं, उसमें नंबर फर्स्ट है अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स। तो बात ये है कि पेस्टिसाइड्स के बगैर जो है गुजारा नहीं है, मतलब पेस्ट कंट्रोल हमारे कंट्रोल में है ही नहीं है। तो हम ये पॉइंट तो नहीं मतलब कि कर सकते, अपना रियल लाइफ में अप्लाई तो नहीं कर सकते, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। पेस्टिसाइड का यूज जरूरी है। हमारे घर में भी अगर हम कुछ सब्जी वगैरह लगाएं तो विदाउट स्प्रे वो नहीं होती है जो है। यस, ये ऐसा क्यों हुआ कि वो विदाउट स्प्रे नहीं होती? ऐसे क्यों हुआ? ये हमारी जो घर का एनवायरनमेंट वो भी मतलब काफी बाहर के मुकाबले में तो खैर साफ सुथरा ही है, साफ पानी लगाते हैं और कुछ भी, इसके बावजूद पेस्ट कंट्रोल नहीं है। चूंटियां और इधर उधर की कीड़े मकोड़े और सूंडियां और पता नहीं क्या कुछ पड़ जाता है, हमारी सब्जी नहीं हो पाती है छोटी मोटी। हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है स्प्रे, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, एनवायरनमेंट के लिए भी। यस, मैं यही बात आपको बताने लगी हूँ कि एक तो सबसे पहले जो पेस्टिसाइड्स जो हैं इन्वेंट किए गए हैं, बेसिकली जो पेस्टिसाइड्स बनाए गए हैं तो सिंथेटिकली, इन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल फिर लोगों ने इतना ज्यादा किया कि अब जो पेस्ट्स हैं वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, वो इन पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो अब आप पेस्टिसाइड्स लगाते भी हो ना, उसके बावजूद भी आपकी सब्जी को, हमारी फील्ड को, हमारी क्रॉप्स को कीड़ा लगा हुआ होता है, हमारी फील्ड जो है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही होती, हमें मजीद और हार्श केमिकल्स पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल करने पड़ते हैं डे बाय डे। एक फैक्टर तो इसमें ये है। दूसरा फैक्टर इसमें ये है कि ये बात ठीक है कि हम अब इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि जिस स्टेज पे हम पेस्टिसाइड्स को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारा एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका है और यहाँ पे इतने रेजिस्टेंट पेस्ट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, उन्होंने अपने आप को इतना रेजिस्टेंट कर लिया है कि वो अब किसी भी तौर पे बाज नहीं आते, वो सब्जी को, हमारी क्रॉप को, हमारी फील्ड को खराब करके ही छोड़ते हैं। तो पेस्टिसाइड्स यूज करना हमारे लिए जरूरी हो गया, पर हम इसको अवॉइड इस तरह से कर सकते हैं कि हम इनका इस्तेमाल कम करें, अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स, कि इसका इस्तेमाल कम से कम करें। अब बिल्कुल उस तरह जैसे व्हीकल्स हैं, हम व्हीकल्स का इस्तेमाल छोड़ तो सकते नहीं है, दैट इज आवर बेसिक नीड, अब वो हमारी बेसिक नीड बन चुका है। इसी तरह हमारी क्रॉप को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स हमारी बेसिक नीड बन चुके हैं, पर हमें उनको कम इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऐसे पेस्टिसाइड्स बनाने चाहिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, पर चूंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली अभी तक पेस्टिसाइड्स हैं नहीं, और दूसरा फिर चूंकि ये भी प्रोपेलेंट्स के तौर पे, मोस्टली प्रोपेलेंट्स के तौर पे यूज होते हैं, जब हमने फील्ड्स में, क्रॉप्स में लगाने होते हैं तो आपको पता है हम उनको स्प्रेज की मदद से लगाते हैं। तो स्प्रेज में कहीं ना कहीं प्रोपेलेंट्स या एरोसोल जो हैं वो इस्तेमाल किए हुए होते हैं, जिनकी वजह से वो और मजीद हमारी ओजोन लेयर के लिए हार्श हो जाते हैं। तो आपकी बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, यानी हम इसको बिल्कुल रोक नहीं सकते, पर हम इसको कम जरूर कर सकते हैं। और हम ऐसे बायोपेस्टिसाइड्स बना सकते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, वो सिर्फ उस पेस्ट के लिए हार्मफुल हो, बाकी वो किसी चीज के लिए हार्मफुल ना हो। और उसमें सबसे अच्छा जो आइडिया मुझे लगता है वो है बायोपेस्टिसाइड्स का, कि बायोलॉजिकली कुछ हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स या कुछ ऐसे बैक्टीरिया या कुछ ऐसी चीजें हों जो उन पेस्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दें, या कोई पेस्टिसाइड ऐसा बनाएं जिसमें कोई एंजाइम वर्क करता हो स्पेसिफिकली, जो पेस्ट के अंदर उसकी रिप्रोडक्शन को रोक दे या उसकी ग्रोथ को रोक दे, उसको किल कर दे। तो एंजाइमेटिकली, बायोलॉजिकली हम ऐसे पेस्टिसाइड्स बनाएं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो एंजाइम जो है वो हमारे एनवायरमेंट को फिर उस तरह से अफेक्ट नहीं करेंगे जिस तरह से केमिकल्स अफेक्ट करते हैं। क्लियर?
सारी चीजें कलेक्टिवली मिलके ही इसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स बनता है कि हमारी ओजोन लेयर प्रोटेक्ट हो सकती है। तो हमें ये सारे काम ही जो हम कर सकते हैं हमें वो कर लेने चाहिए। अब जैसे यूजिंग रेफ्रिजरेटर्स है, हम रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल किसी सूरत कतन हम लोग नहीं बंद कर सकते। हम एशियन ममालिक हम एशियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज में शामिल हैं, पाकिस्तान, और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो काफी गर्म होता है, खासतौर पे गर्मियों में। तो क्या आप लोगों को लगता है हम रेफ्रिजरेटर के बगैर रह सकते हैं? नो वे, हम लोग रेफ्रिजरेटर्स के बगैर नहीं रह सकते, हम लोग फ्रिजेस के बगैर नहीं रह सकते। दैट इज आल्सो आवर बेसिक नीड। तो जहाँ पे हम जो काम कर सकें, पर हम एयर कूलर के बगैर, हम एसीज के बगैर रह सकते हैं, तो वो हमें अवॉइड कर लेना चाहिए। रेफ्रिजरेटर्स हम नहीं अवॉइड कर सकते तो ठीक है, ना करें, वो कर लें जो हम कर सकते हैं। तो ये सारी वो तरीके हैं जिनकी मदद से हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो डिप्लीट ना हो। तो इनमें से जो काम हम कर सकते हैं हमें वो करने चाहिए। क्लियर? यस मैम। मैम हाँ जी। स्लाइड नंबर 4 से 7 एक दफा बता रही, मेरे सिग्नल इशू आ रहा था। स्लाइड नंबर 4 to 7। अच्छा, 4 में कुछ भी नहीं है। 4 में मैंने दोबारा ये वाला साइकिल बताया है। आवाज आ रही है मेरी? ओके। यस मैम। ओके, ये सन है। सन से यूवी यूवी लाइट, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज और अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, सी, कॉस्मिक रेज, ये सारी रेज जब एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या वोलेटाइल कार्बन्स पे पड़ती हैं तो क्या करती हैं, इनमें से एक क्लोरीन के एटम को रिमूव करवा देती हैं। अब क्लोरीन के एटम को ऐसे रिमूव करवाती हैं, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देती हैं कार्बन और क्लोरीन का। बॉन्ड ऐसे तोड़ती हैं कि क्लोरीन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, सॉरी क्लोरीन के ऊपर एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है। नॉट लॉन पेयर, इट्स अ सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन। That is why this species is known as free radical। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। जिस भी स्पीशीज पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो फ्री रेडिकल कहलाती है। तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। और ये याद रखें, जितने भी नेसेंट एटम्स होते हैं या जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं। इवन के ऐसे सब्सटेंसेस के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं जो यूजुअली नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो ये ऐसी स्पीशीज होती हैं। तो इस तरह जब हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है क्लोरीन का, तो ये फ्री रेडिकल फौरन से O3 के साथ रिएक्ट करता है। O3 के एक ऑक्सीजन को वहां से लिबरेट कर देता है। O2 रिलीज हो गया, पीछे बचा। O2 रिलीज हो गया एनवायरनमेंट में, और इस Cl ने क्या किया, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। चूंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन था तो हमारे पास क्या बन गया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड जनरेट हो गया। दिस क्लोरीन मोनोऑक्साइड नाउ अगेन क्या करता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। नेसेंट ऑक्सीजन जैसे इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बॉन्ड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड टूट जाता है। जैसे क्लोरीन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड टूटता है, क्लोरीन क्या हो जाती है, दोबारा से फ्री रेडिकल क्लोरीन का जनरेट हो जाता है। और ये वाला ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन अटैकिंग ऑक्सीजन जो है वो दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। O2 बन जाता है, फ्री रेडिकल दोबारा से जनरेट हो जाता है। तो ये फ्री रेडिकल बार बार रीजनरेट होता रहता है और साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मॉलिक्यूल से हमारे पास एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। और वो जो एक फ्री रेडिकल है क्लोरीन का, वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और वोलेटाइल कार्बन्स के बारे में बताया गया है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो हमारे एरोसोल्स में, हमारे रेफ्रिजरेंट्स की जो गैसेस होती हैं उनमें, हमारे एसिड्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वोलेटाइल कार्बन्स कहाँ से आते हैं, वोलेटाइल कार्बन्स हमारे व्हीकल में फ्यूल जलने की वजह से पैदा होते हैं। और ये जितने भी HCFCs होते हैं और VOCs होते हैं, ये हमारे लोअर एनवायरनमेंट में, लोअर एटमॉस्फेयर में तो स्टेबल होते हैं, पर ये जैसे ही ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं ये क्या करते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट कर देते हैं। क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करते साथ ही वो वाला साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज हैलोन गैसेस। हैलोन गैसेस क्या है, बेसिकली पहले जमाने में इनको फायर लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आग जलाने के लिए और फायर लैंटर्न्स वगैरह जलाने के लिए। जहाँ पे भी फायर जलानी है वहां पे इनको इस्तेमाल किया जाता था। ये बेसिकली होती क्या है, ये
गैसेस हैं जिनमें ब्रोमीन होता है, फ्लोरीन होता है और एक या दो कार्बन के एटम्स होते हैं। तो फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज हैं। फ्लोरीन आपको पता ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इनके जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं ये फौरन से रिएक्ट कर जाते हैं ओजोन गैस के साथ, O3 के मॉलिक्यूल के साथ, और वहां पे ओजोन को डिप्लीट कर देते हैं। तो ये हेलोन गैसेस थी जो थर्ड टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं ओजोन लेयर को जो डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस थे ऑफ ओजोन डिप्लीशन के। हमारे पे, एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं? सबसे पहले कि हमारे स्किन के कैंसर्स बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं स्किन कैंसर के ड्यू टू दी ओजोन डिप्लीशन। इसके अलावा सनबर्न हो जाता है, आइज डिजीजेस में कैटरैक्ट्स हैं, और इसके अलावा कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। कैटरैक्ट्स जो है मोतिया टाइप की, क्लाउडिंग ऑफ अ लेंस, इस टाइप की बीमारी है। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम भी ओजोन डिप्लीशन की वजह से वीक हो जाता है। नेक्स्ट थी मेरीन वाटर इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट है ओजोन डिप्लीशन का, और वो ये कि अल्ट्रा वायलेट जब रेज पानी के अंदर, ओशंस में, सीज में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में जाती हैं, तो वहां पे जितने फाइटोप्लैंक्टन होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन अफेक्ट होंगे तो फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करने वाले एनिमल्स अफेक्ट होंगे, जिन्हें स्मॉल फिशेस वगैरह आती हैं जो छोटे छोटे पौधे और घास वगैरह खाती हैं ओशन और सीज वगैरह में मौजूद। जब स्मॉल फिशेस अफेक्ट होंगी, क्योंकि स्मॉल फिशेस को फाइटोप्लैंक्टन खाने को नहीं मिलेंगे, तो स्मॉल फिशेस डाई होंगी। जब स्मॉल फिशेस डाई होंगी तो लार्ज फिशेस जो स्मॉल फिशेस पे रिलाई करती हैं, उनके फूड स्मॉल फिशेस होती हैं, तो लार्ज फिशेस भी अफेक्ट होंगी, क्योंकि जब उनको फूड नहीं मिलेगी, उनको स्मॉल फिशेस खाने को नहीं मिलेंगी, तो क्या होंगी, वो भी अफेक्ट होंगी। तो इस तरह क्या होता है कि मेरीन इकोसिस्टम की पूरी फूड चेन जो है वो अफेक्ट हो जाती है। इसके अलावा ये डायरेक्टली भी फिशेस वगैरह को अफेक्ट करता है। वो किस तरह के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं, चूंकि वो डायरेक्टली पहुंच रही हैं, ओजोन उनको अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ओजोन डिप्लीट हो चुका है, तो फिश, श्रिम्प, क्रैब्स और एम्फीबियंस वगैरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। बिल्कुल उस तरह जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम पे अफेक्ट करते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि माजूरी हो जाती है, अब नॉर्मल न्यू बॉर्न बेबीज पैदा होते हैं, तो वहां पे भी उनकी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो अफेक्ट हो जाती है मेरीन में, एक मेरीन इकोसिस्टम। उसके बाद प्लांट्स हैं जो हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ जी, इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन? जी, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, नेक्स्ट में हफ्सा, मैंने आप कहाँ तक स्लाइड्स मेल की थी? हफ्सा नहीं है आज? हफ्सा आज नहीं है क्लास में? नो मैम। ओके, अच्छा, आप लोगों के पास आज वाली स्लाइड्स मौजूद है? यस मैम। ओके, ठीक, हाँ जी। मैम जी मेरी बेटा, अटेंडेंस मार्क कर ले, मेरा इंटरनेट इशू आ रहा है और 12 o'clock लाइट भी चली जानी है। ठीक है, मैं नोट कर लूंगी आपका। अच्छा जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? ओके बेटा। अच्छा जी, एक्सक्यूज हाँ जी, जी बेटा। मैम, मेरी भी अटेंडेंस मार्क कर दे, नेट बहुत स्लो चल रहा है। कोई बात नहीं, चल तो रहा है ना। मैम आवाज आपकी नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं आप लोगों का, मुझे ये बता दें फिर आप लोग। किसी की भी अटेंडेंस नहीं मैं मार्क करूंगी जिनके भी नेट इशू आ रहे हैं। इतने आप लोगों ने ग्रुप्स में मैसेज करने शुरू किए हमें। ओके, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह
स्टार्ट करेंगे। मैं देखती हूँ आप लोगों के टॉपिक्स कौन कौन से रह गए हैं। रिसेंट एनवायरनमेंट इश्यूज मेरा ख्याल है अभी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा जितना कुछ भी नहीं है। रिसेंट एनवायरनमेंट इश्यूज ही हमने सारे कर लिए हैं, जिसमें एसिड रेन और फायर, अगर जंगलों में आग लग जाए ये, और ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे हमारे रिसेंट इश्यूज हैं। अभी कर लें इसको। मैम प्लीज नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। क्यों, अभी क्या मसला है? सुबह से कंसेक्टिव लेक्चर्स हैं, इसमें हम चलिए सुबह ठीक से है, कंसेक्टिव क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कर लेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। मैम हमारे फाइनल से कुछ पता चला कैसे होंगे? ये हफ्सा नहीं है? मैम मैं हफ्सा ही हूँ। तो बेटा आपको मैं कब से बुला रही हूँ कि हफ्सा कहाँ है, हफ्सा आ ही नहीं रही। मैम मैं इधर ही थी मैम, मेरा ना नेट का इशू आ रहा था तो बार बार कॉल ड्रॉप हो रही थी, इस वजह से मुझे नहीं पता। ओके ठीक है। फाइनल्स कब तक होंगे आपने ये पूछा है? नहीं मैम कैसे होंगे? कैसे होंगे, कैसे होंगे? दोबारा से असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी। असाइनमेंट्स के साथ साथ आप लोगों के रियल टाइम में आप लोगों को असेस करने के लिए क्विज और वाइवा होगा। मैम मोस्ट प्रोबेबली अभी फाइनलाइज नहीं है, पर ज्यादा यही चांसेस हैं कि क्विज और वाइवा। असाइनमेंट्स तो होंगी ही, असाइनमेंट्स के साथ आपको क्विज या वाइवा कुछ होगा इस तरह से। मैम आपने मिड चेक कर लिए? नो, आप लोग दुआ करें मेरे लिए। मैम आपको क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा ओवर बर्डनाइज हूँ कि मुझसे असाइनमेंट्स चेक नहीं हो पा रही।